हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के बीच जो भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो रिसेंट न्यूज़ में आप लोग सुन रहे होंगे, उसके डिटेल को और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सबको समझेंगे। और ये कॉन्फ्लिक्ट अचानक से क्यों अराइज हुआ और जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट ऐसा हुआ है जो इंडिया पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ, इसके हिस्ट्री को भी देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएं और जल्दी से सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ये गलवान वैली जो कि लद्दाख में है, वहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। इसमें होता क्या है, 5 जून के आसपास इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच एक झड़प होती है, एक क्लैश होता है बॉर्डर को लेके, ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि आगे चल के इसमें हायर लेवल की मिलिट्री टॉक इसमें होने लगती है। तो ये इतना क्यों बढ़ा, इम्पॉर्टेंट क्या था, ऐसा क्या हुआ जो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना तेज़ी से बढ़ा है। तो इसको देखने के लिए फ्रेंड्स अगर आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे एक अक्साई चीन जो कि चाइना के कब्जे में है, ये कॉन्फ्लिक्ट का मेन एरिया बनता है इंडिया और चाइना के बीच में। पहले भी इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है, पहले भी इंडिया और चाइना आमने सामने होती रही है इस एरिया को लेके, क्योंकि ये एरिया LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पड़ता है, जो कि अभी तक जिसका बाउंड्री क्लियर नहीं किया गया है इंडिया और चाइना के बीच में। और ये गैलवान वैली जो कि लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स को, इसमें ऐसा क्या हुआ इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए आप ये देख सकते हैं अक्साई चीन का एरिया जो कि चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है और इंडिया इसको क्लेम करता है अपना एरिया, ठीक है। ये पूरा एरिया जो अक्साई चीन का एरिया है ये चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है आफ्टर 1962 के वॉर के बाद, इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था उसके बाद। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट बनता है दोनों देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। तो ठीक है, ये बॉर्डर जो आप देख रहे हैं ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, रेड लाइन से जो दिखाया गया वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। यही बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करता है, ठीक है। इसको और डिटेल से देखते हैं अगर, तो ये आप देख सकते हैं अक्साई चीन चाइनीज के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है कश्मीर, और इसके नॉर्दर्न एरिया में देखते हैं अगर जम्मू और कश्मीर को, तो ये POK का एरिया है, ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। अब इंडिया में जो कश्मीर बसता है फ्रेंड्स, वो ये डॉटेड लाइन से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद जो एरिया बसता है वो इंडिया में ये एरिया आता है, ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने का कारण कुछ हिस्ट्री पे अगर आपको ले चलें, कुछ पास्ट की अगर बातें करें, तो इसमें सबसे पहले ये पूरा इंडिया हुआ करता था जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड था। इसके बाद जब सिख एम्पायर का उदय होता है तो धीरे धीरे ये पूरा एरिया सिख एम्पायर, सिख के राजा रंजीत सिंह के कब्जे में हो जाता है, ठीक है। और ये रंजीत सिंह 1799 में सबसे पहले लाहौर कैप्चर करते हैं, ठीक है। इसके बाद से मुल्तान 1818 ईस्वी में, कश्मीर को 1819 ईस्वी में, पेशावर को 1834 ईस्वी में ये कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो कश्मीर का एरिया था वो सिख एम्पायर कहा जाने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब ये सिख एम्पायर टूटता कब है,
आगे देखते हैं हम लोग रंजीत सिंह के डेथ के बाद। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में होती है। उसके बाद से सिख एम्पायर ये टूटने लगता है और इसी टाइम 1841 में डोगरा तिब्बतीन वॉर या साइनो सिख वॉर भी बोलते हैं। इसमें डोगरा समुदाय के जो राजा हुआ करते थे कश्मीर के, गुलाब सिंह, उनके और तिब्बत या तो बोले चीन के बीच, अभी जो कि प्रेजेंट टाइम पे तिब्बत कब्जे में है चीन के, तो इनके बीच में 1841 में वॉर शुरू होता है और 1842 में ये वॉर खत्म होता है। इसके बाद से इसमें एक ट्रीटी की जाती है, ट्रीटी ऑफ चुशुल की। ये 1842 में किया जाता है इस बॉर्डर एरिया में शांति बनाए रखने के लिए। तो ये जो डोगरा तिब्बतियन वॉर हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी के कॉन्फ्लिक्ट को लेके। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें उस समय 1841 से पहले जब रंजीत सिंह सिख एम्पायर के राजा हुआ करते थे, उस टाइम कश्मीर, ठीक है, लद्दाख और जम्मू का एरिया फ्री हुआ करता था। ठीक है, जैसे ही रंजीत सिंह सिख एम्पायर को संभालते हैं वैसे वैसे वो मुल्तान, कश्मीर और पेशावर जैसे एरिया पे कब्जा करते जाते हैं और इस तरीके से ये पूरा सिख एम्पायर उभर कर आता है। जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में, चाइना की नज़र इस एरिया पे पहले से थी। अब उसको मौका मिल जाता है ये एरिया कब्जा करने का। तो डोगरा तिब्बतियन वॉर के थ्रू जो चाइना था वो इस एरिया को कब्जा करने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मैंने बात किया जैसे कि रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में। उसके बाद उनके बेटे दिलीप सिंह महाराजा बनते हैं। ठीक है, इनके महाराजा बनने पे अब एक प्रॉब्लम थी, चाइना कब्जा करके रखा है ये सिख वाला एरिया। ठीक है, सिख एम्पायर के एरिया को, लद्दाख वाले एरिया को कब्जा करके रखा है। लेकिन उसी समय 1845 में सिख आर्मी और अंग्रेजों के बीच एक एंग्लो सिख वॉर होता है। अभी इस एरिया पे अंग्रेजों की भी नज़र थी। तो उस समय पूरे इंडिया पे ब्रिटिश का राज हुआ करता था। अब ब्रिटिश का राज होने के कारण जो जम्मू कश्मीर का एरिया था, ये चाइना के घुसपैठ के कारण अंग्रेजों की भी नज़र इस पे पड़ती है और सिख और अंग्रेजों के बीच एक ट्रीटी की गई थी, संधि की गई थी, अमृतसर की संधि। इसके अंतर्गत जो सतलज के पार वाला एरिया था, सतलज के उस साइड का एरिया था, वो सिख के अंदर था और सतलज के ईस्ट वाला एरिया जो था वो अंग्रेजों के अधीन था। लेकिन जैसे ही सिख आर्मी पावरफुल बनती है, पावरफुल होते जाते सिख आर्मी, वैसे ही सिख आर्मी 1845 में सतलज को क्रॉस कर जाती है। दिलीप सिंह के अगुवाई में ये सतलज रिवर को सिख आर्मी क्रॉस कर जाते हैं और इस तरह से पहला एंग्लो सिख वॉर होता है। और इसमें जो सिख थे वो बुरी तरह पराजित होते हैं और पूरे जम्मू और कश्मीर पे अंग्रेजों का राज हो जाता है। अब इस तरह से अगर और समझें तो इस एंग्लो सिख वॉर के बाद एक लाहौर की ट्रीटी की जाती है 1846 में, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है 75 लाख रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही गुलाब सिंह है जो डोगरा तिब्बतियन वॉर में लीड कर रहे थे कश्मीर को। ठीक है फ्रेंड्स, अब गुलाब सिंह की बात करें तो इनके फादर डोगरा डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, किशोर सिंह। ठीक है, नाम याद रखेंगे इनका, किशोर सिंह। इनके ही पुत्र गुलाब सिंह हुए। ठीक है, और गुलाब सिंह ने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों को सपोर्ट किया। इसके एवज में अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए में जम्मू और कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से ये पूरा का पूरा एरिया जम्मू और कश्मीर का अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ? जैसे ही गुलाब सिंह इसको अपने कब्जे में लेते हैं, उसके बाद से जो चाइना था, चाइना घुसपैठ करने लगता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आगे कैसे बढ़ा
ये जो डोगरा डायनेस्टी के किंग हुए किशोर सिंह के बाद गुलाब सिंह, ये जम्मू और कश्मीर के महाराजा के रूप में पदभार संभाला। अब इसके आगे अगर बात करें 1846 के बाद की बात, 1897 में 1897 में एक W.H. जॉनसन नाम के व्यक्ति हुए। उन्होंने लंदन में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को जॉनसन लाइन के बारे में प्रपोज किया। मतलब ये जो जॉनसन लाइन था, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का जो लाइन है, ये जॉनसन लाइन बोला गया क्योंकि इसको W.H. जॉनसन ने सजेस्ट किया था। ये लाइन क्यों बनाया गया? क्योंकि ये लाइन ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया पे कब्जा करने की अनुमति देता था, लेकिन उस समय तक चाइना जो था वो घुसपैठ कर चुका था। इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये जॉनसन लाइन के बाद ये चाइना इस जॉनसन लाइन को नहीं मानता है। उसके बाद से फिर क्या होता है, 1899 में 1899 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट चाइना के साथ एक डिस्प्यूटेड एरिया को लेके, जो कि अक्साई चीन के नाम से जाना गया, इसको लेके फिर से एक बाउंड्री बनाने की बात करती है, जिसको बोला गया मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है, इस मैकडोनल्ड लाइन को बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, ये मैकडोनल्ड लाइन है। इस मैकडोनल्ड लाइन के थ्रू अक्साई चीन का जो ये एरिया है, ये चाइना के कब्जे में चला गया। बाकी का एरिया जो हुआ वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के कब्जे में आया। अब इस लाइन का सजेशन क्लॉड मैक्सवेल मैकडोनल्ड ने दिया था, इसलिए इस लाइन का नाम मैकडोनल्ड लाइन रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इस एरिया में चीन की खासी दिलचस्पी क्यों हुई, इसको अगर देखें कि चीन क्यों चाहता था इस एरिया को कब्जा करना, तो थोड़ा चीन के पास्ट पे अगर नज़र डालें तो ये चीन का एरिया था। ठीक है, और उस समय तक सिंगजियान फ्री हुआ करता था। ठीक है, और तिब्बत भी उस समय तक फ्री था। ये दोनों कंट्री चाइना से फ्री हुआ करते थे। और आपको जो ये दिख रहा है बॉर्डर, यही बॉर्डर था जॉनसन लाइन। ठीक है, ये जॉनसन लाइन था। अब इसमें जब ये जॉनसन लाइन बन रहा था तब चाइना से भी पूछा गया था, लेकिन चाइना की खासी दिलचस्पी इस लाइन के लिए नहीं थी, क्योंकि चाइना उस टाइम तक जिंगजियांग को और तिब्बत को कब्जे में नहीं किया था, इसलिए चाइना उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जैसे ही चाइना कैप्चर करता है जिंगजियांग को 1878 में, ठीक है, 1878 में अपने कब्जे में लेता है चाइना इसको, उसके बाद से इस लाइन और इस एरिया जो अक्साई चीन का एरिया है वो चाइना के नज़र में आया। ठीक है, वो चाइना के नज़र में आया। अब चाइना इस बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए और इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए जिंगजियांग और तिब्बत के बीच में एक तिब्बत जिंगजियांग रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है। अब तिब्बत पे चाइना उस टाइम तक कब्जा नहीं किया था। चाइना को पता था कि अगर तिब्बत पे कब्जा करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ज़्यादा विरोध हो सकता है, तो इसलिए कब्जा ना करके एक रोड के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश चाइना करता है। इससे क्या होता है कि तिब्बत भी चाइना के धीरे धीरे अधीन होने लगता है ट्रेड को लेके, और इंडिया पर भी वो नज़दीक जाके नज़र रख सकता है। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। ये तिब्बत जिंगजियांग रोड जो है वो जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए जो अक्साई चीन का एरिया है, जो इंडिया क्लेम करता है कि वो इंडिया का एरिया है, वहाँ से ये क्रॉस करता है। तो अगर इसके डिटेल को देखें तो तिब्बत जिंगजियांग रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है 1951 में और इसको 57 में चाइना कंप्लीट करता है। इस टाइम तक इंडिया आज़ाद हो चुका था। अब ये डिस्प्यूट स्टार्ट यहीं से होता है, क्योंकि ये जो रोड था वो पास हो रहा था जो अक्साई चीन का डिस्प्यूटेड एरिया था, जिसको चाइना जो था वो क्लेम करता था वो उसका है और इंडिया क्लेम करता था उसका है। यही जो रोड था ये एक वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, साइनो इंडियन वॉर 1862 का। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गया
और ये एक वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ इस एरिया पे ही अटैक करता है या इस एरिया के थ्रू इंडिया से वॉर करता है। जहाँ जहाँ तक चाइना का बॉर्डर इंडिया से लगता था, अरुणाचल प्रदेश से लेके सिक्किम और जम्मू कश्मीर तक के बॉर्डर सारे के थ्रू चाइना और इंडिया इस वॉर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अक्साई चीन का एरिया जो हुआ कॉन्फ्लिक्टेड एरिया हुआ। अब ये कैसे कैसे डेवलप हुआ उसको देखते हैं थोड़ा। ये था पहले का जम्मू कश्मीर। इसके बाद होता क्या है कि ये जो बॉर्डर था वो बॉर्डर अक्साई चीन को, जो येलो कलर का एरिया दिख रहा है आपको, वो अक्साई चीन का एरिया क्रॉस करके जा रहा था। इसको लेके मैकडोनल्ड लाइन बनाया गया। ये हम लोगों ने डिस्कस किया, मैकडोनल्ड लाइन बनाया गया। लेकिन होता क्या है कि ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं, LOC। ये चला जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और जो बचा एरिया आपको दिख रहा है सैफ्रॉन कलर का, वो जम्मू और कश्मीर था इस समय तक। इसके बाद विवाद जैसे ही बढ़ता है, विवाद बढ़ने के साथ साथ जो वॉर हुआ 1962 का इंडिया चाइना के बीच में, तो जहाँ पे जिसकी आर्मी थी वहीं पे रोक दिया गया। ठीक है, उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। तो ये भी एरिया जो था वो कब्जे में चला गया चाइना के। ठीक है, जो अभी आपको इस मैप में सैफ्रॉन कलर का दिख रहा है वो सिर्फ एरिया अभी प्रेजेंट टाइम पे जम्मू और कश्मीर का इंडिया के पास है। वेस्टर्न पार्ट में जो जम्मू और कश्मीर का है वो पाकिस्तान के पास चला गया और जो येलो एरिया है वो चाइना के पास चला गया। इसमें अगर मैप से आपको और डिटेल समझाएं, अब ये कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट क्यों हुआ, क्यों इस पे विवाद स्टार्ट हुआ? तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वो पूरा का पूरा लेक से होके, जो पेंगोंग लेक है उससे होके गुजरता था। इसलिए इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो बाउंड्री थी वो डिफाइन नहीं की जा सकती थी प्रॉपर तरीके से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है इसके कारण। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको ये जो नुकीली पहाड़ियां दिख रही होंगी, ठीक है, इसको फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8 के नाम से जाना जाता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो ये ऊंची ऊंची नुकीली पहाड़ियां, इस पे कब्जा करना या इस पे कोई भी ट्रेड रूट बनाना पॉसिबल नहीं था। तो इस पे बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि जो चाइना जो क्लेम करता है कि ये जो LAC का एरिया है, ये चाइना का, ये पूरा एरिया चाइना के अंडर आता है। ठीक है, मतलब फिंगर 4 तक तो इंडिया के कब्जे में पूरी तरह है एरिया, लेकिन फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक के पूरा एरिया को चाइना बोलता है मेरे कब्जे में है, मतलब चाइना का एरिया है ये। लेकिन इंडिया इसी के उल्टा फिंगर 7 तक इंडिया बोलता है LAC का लाइन फिंगर 7 तक है। ठीक है, मतलब इंडिया कहता है फिंगर 1 से लेकर फिंगर 7 तक का जो एरिया है वो इंडिया के अंदर है। इसी को लेके जो ये एरिया बचा उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और फिंगर 4 पे एक इंडियन मिलिट्री बेस पहले से बनाया गया है। ठीक है, अब इसको जो डिस्प्यूटेड एरिया रहा है इसके बीच का, इन दोनों के बीच का, इसी को लेके विवाद पैदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया जो है, ये पूरा जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, यहाँ ये पूरा एरिया यही विवाद का मेन मुद्दा बनता है इंडिया और चाइना के बीच में प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अभी हाल ही में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो 5 जून को क्या होता है कि चाइना इंडिया के जो LAC को है वो पार कर जाता है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो उसको देखें अगर बात करें, और इस पॉइंट पे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और चाइना घुसपैठ करता है इंडिया के LAC के थ्रू। ठीक है, इस एरिया के थ्रू ये घुसपैठ करता है। अब इसके घुसने के साथ साथ जो इंडियन आर्मी थी और चाइनीज आर्मी के बीच में एक झड़प होती है जिसमें करीब करीब 20 इंडियन सैनिक और 43 चाइनीज सैनिक मारे जाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? गलवान वैली से। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा, गलवान वैली। ये लद्दाख के एरिया में आता है। ठीक है, अभी जैसे ही इंडिया को पता चलता है कि ये घुसपैठ ऐसा हो रहा है, तो इंडिया तुरंत यहाँ पे जो आर्मी थे उनके पेट्रोलिंग को बढ़ा देता है। इस पेट्रोलिंग के बाद और 16 जून को, ठीक है, 16 जून को इंडिया और चाइना के बीच में झड़प होती है। ठीक है, तो 16 जून को जो इस तरीके की जो लड़ाई होती है, इसमें बिहार रेजिमेंट इंडियन आर्मी की तरफ से लीड कर रहा होता है, इस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तो उनके कुछ जवान शहीद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग करवाई जाती है। इस हाई लेवल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है इंडिया और चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करने को लेके। अब अगर बात करते हैं कि ये स्टार्ट क्यों हुआ, क्यों चाहता है चाइना ऐसा करना, चाइना क्यों इस डिस्प्यूटेड एरिया को लेके इंटरेस्टेड है, तो अगर बात करते हैं अगर कुछ रीज़न की, तो क्या क्या रीज़न रहा है चाइना के लिए इस तरह के डिस्प्यूट को पैदा करना। तो रीज़न 1 अगर डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं ये दौलत बेग ओल्डी रोड का कंस्ट्रक्शन इंडिया स्टार्ट किया था, जो कि डरबुक, ठीक है, ये डरबुक सियोक जो ले में है, डरबुक सियोक से लेके दौलत बेग ओल्डी जो एक क्या है एयरबेस है, हाईएस्ट एयरबेस है, उस वहाँ तक के कंस्ट्रक्शन को इंडिया 2020 तक कंप्लीट करने वाला था। और इस रोड की लंबाई 255 किलोमीटर है। ठीक है, डरबुक से लेके सियोक तक की ये स्ट्रेटजिक रोड बनाई जा रही थी, जो कि 14,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बनाई जा रही थी। इसको लेके भी चाइना सामने आता है और ये रोड लेह को काराकोरम पास, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे काराकोरम पास है, इसको ज्वाइन करता है। तो काराकोरम पास तक इजीली पहुँचा जा सकता है, जो कि इंडियन बॉर्डर है, चाइना से लगता है। तो इस काराकोरम पास तक इजीली पहुंचा जा सके, इसके लिए इंडिया ये कंस्ट्रक्शन कर रहा था रोड का। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है कि ये जो चाइना का जो अक्साई चीन वाला एरिया है, वो इंडिया एक तरीके से अपने स्ट्रेटजी के थ्रू और रोड कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस एरिया में निगरानी रखने के लिए ये बना रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि चाइना इसके कारण इस तरह का घुसपैठ कर रहा हो। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है, 2017 में आप लोगों को पता होगा कि चाइना और इंडिया के बीच में एक डोकलाम को लेके कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था। तो ये अगर देखते हैं अगर इसको, तो ये भूटान का एरिया और ये इंडिया का सिक्किम वाला एरिया है। ठीक है, अब ये जो डोकलाम का एरिया है ये बेसिकली पड़ता है भूटान में। अब चाइना का क्या यहाँ था, चाइना यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा था। इससे क्या होता है कि भूटान और इंडिया को ईजिली चाइना घेर सकता था, लेकिन चूंकि एरिया जो था ये भूटान के एरिया में था, चाइना का क्लेम था कि ये उसका एरिया है डोकलाम का। अब इंडिया क्यों आया इसमें, तो इंडिया के आने का मेन रीज़न था कि अगर यहाँ पे चाइना ऐसा कुछ करता है तो जो इंडिया का ये चिकन नेक का एरिया है और ये नाथुला पास के थ्रू कभी भी चाइना इंडिया में आराम से घुस सकता था और पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकता था। ठीक है, इसको लेके इंडिया भूटान को सपोर्ट करता है और भूटान भी नहीं चाहता इस एरिया में चाइना को कि वो यहाँ पे कुछ रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करे, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन था डोकलाम एरिया में वो एक ट्राई जंक्शन है, बॉर्डर एरिया है। ठीक है, ट्राई जंक्शन बॉर्डर एरिया इंडिया चाइना और भूटान के बीच का। ठीक है, तो ये ट्राई जंक्शन एरिया है, तो इसके कारण अगर यहाँ पे कुछ ऐसा चाइना हरकत करता है तो इंडिया के सिक्योरिटी को लेके भी डर था। तो इसी के लिए इंडिया भूटान के सपोर्ट में आता है और जो डोकलाम का कंस्ट्रक्शन था उसको रोक दिया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है इंडिया चाइना के इस मैटर पे अगर सामने आया तो
चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन इस एरिया में करे। इसलिए भी हो सकता है कि चाइना अपना एक काउंटर बैलेंस करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा हो। उसके बाद अगर बात करते हैं मेन लास्ट रीजन की, तो अभी पता होगा आपको कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया इस तरह की एक्टिविटीज से अलग होकर कोरोना वायरस से लड़ने में लगी है। तो और चाइना को पूरी दुनिया में बॉयकॉट किया जा रहा है, उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। चाइना से ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, तो चाइना को घेरने की एक स्ट्रैटेजी पूरे दुनिया में है। तो इस तरीके से चाइना अब एक अलग थलग फील कर रहा होगा। तो एक उपाय ये था, जैसे ही कोरोना वायरस से दुनिया एक अलग लेवल के माइंड स्टेट पे चला जाए, तब चाइना ऐसा कुछ कर सकता है। क्योंकि चाइना लास्ट कारगिल वॉर के टाइम भी, जब इंडिया व्यस्त था कारगिल वॉर में, तो इस तरह का रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चाइना कर रहा था। ठीक है, तो इस समय भी इंडिया के इस जो डरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड कंस्ट्रक्शन है, इसको रोकना चाह रहा हो। ठीक है, तो इन सब स्ट्रेटजी के कारण चाइना ऐसा कर रहा है। ये सब रीज़न हो सकता है चाइना के इस तरह के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेके जो माइंड सेट बना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा पॉइंट था कि क्यों, कहाँ से और कैसे ये डिस्प्यूट डेवलप हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा। अब अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा, लोकेशन आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि श्योक रिवर अभी न्यूज़ में है, तो ये पूछ लिया जा सकता है श्योक रिवर कहाँ पे पड़ता है, इसका लोकेशन क्या है। तो आप लद्दाख याद रखेंगे, काराकोरम पास, ठीक है, ये भी लद्दाख में है। नाथुला पास, ठीक है, अभी मैंने बात किया डोकलाम, जो डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम नाथुला पास इंपॉर्टेंट था, तो वो सिक्किम में है। और पेंगोंग लेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभी चर्चे में चल रहा है, पेंगोंग लेक ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे एग्जाम में कि वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो पेंगोंग लेक है। गलवान वैली, जहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट इर्द गिर्द इसके घूम रहा है, ये भी लद्दाख में है। ठीक है, ये इंडिया के एरिया में है। अब डोकलाम जो कॉन्फ्लिक्ट था वो 2017 में स्टार्ट हुआ था, इंडिया और तिब्बत जो कि ऑक्युपाइड है चाइना के अंदर। ठीक है, इन सब के बीच 2017 में स्टार्ट हुआ था। अब कुछ लाइंस की बात करें अगर, तो लाइंस भी इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन लाइन, जो कि चाइना और इंडिया के बीच का लाइन है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इस लाइन को बनाया गया है। इसके बाद मैकडोनल्ड लाइन, जॉनसन लाइन, ये सब इंडिया और चाइना के बीच का लाइन है। अब मैकडोनल्ड लाइन और जॉनसन लाइन जो है कॉन्फ्लिक्टेड या डिस्प्यूटेड, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड या डिस्प्यूटेड लाइन है। तो इसके बारे में भी हो सकता है पूछ लिया जाए कि मैकडोनल्ड लाइन या जॉनसन लाइन किस दोनों देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्टेड लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये पूरे पॉइंट्स समझ में आए होंगे कि कैसे चाइना स्ट्रेटजी के थ्रू इस तरीके से इंडिया में घुसपैठ कर रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट हुआ ये अक्साई चीन का एरिया, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो गैलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों पिक्चर में आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको अनअकैडमी की किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको वहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी के, CHSL जूनियर इंजीनियर, CGL के सारे कोर्सेज, SBI के, RBI के, रेलवे के NTPC और ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, तो आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।